हेलो स्टूडेंट, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन पर आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको कराऊंगी बिहार पीजीटी होम साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि हमारा एग्जाम हुआ था 22 जुलाई 2024 को। तो आज हम इसका पार्ट 1 करेंगे, पार्ट 2 हम इसका अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बिहार के 2 पेपर हम पहले ही ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो जिस भी स्टूडेंट ने नहीं देखा हो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसको जरूर देख लीजिएगा। और आज ही बिहार का हम 3rd पेपर अपना सॉल्व करेंगे और ये हमारा लास्ट पेपर होगा। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास में पूछा हुआ है आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन भारत की पारंपरिक हस्तकला नहीं है। नहीं दिया है, इस पर आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, फ्लो में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पर नहीं पढ़ना भूल जाते हैं, वहीं वो लोग अपने आंसर को गलत कर देते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र की वारली चित्रकला, सेकंड ऑप्शन है केरल का नारियल शिल्प, थर्ड ऑप्शन है असम का बांस शिल्प, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा असम का बांस शिल्प, यानी कि भारत का पारंपरिक हस्तकला महाराष्ट्र की वारली चित्रकला होती है और केरल का नारियल शिल्प भी होता है। क्या नहीं होता है? बांस, असम का बांस शिल्प नहीं होता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको वही आंसर्स बताऊंगी जो कि आयोग ने अपनी फाइनल आंसर की में सही माना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ प्रबंधन प्रक्रिया का पहला चरण है, आपको ये बताना है कि मैनेजमेंट प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है नियंत्रण, सेकंड ऑप्शन है मूल्यांकन, थर्ड ऑप्शन है योजना, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा योजना। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि योजना। योजना को हम क्या कहते हैं, प्लानिंग। तो प्रबंधन प्रक्रिया का फर्स्ट स्टेप जो होता है वो प्लानिंग है। जितनी अच्छी हम प्लानिंग करेंगे ना, उतने अच्छे से हम प्रोग्राम को रन कर पाएंगे। अगर हमारी प्लानिंग ही अच्छी नहीं होगी तो हमारा प्रोग्राम भी अच्छा नहीं होगा। हम अपने प्रोग्राम जिस लक्ष्य को प्राप्ति हेतु तो हमने अपने प्रोग्राम को किया है, वो लक्ष्य हमारा प्राप्त होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है माँ के दूध में पीले रंग का तरल पदार्थ कहलाता है। आपको ये बताना है जो माँ के दूध में पीले रंग का तरल पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है। फर्स्ट है ऑप्शन है हमारा कोलेस्ट्रम, सेकंड ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल, थर्ड ऑप्शन है हमारा कैल्शियम, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो आयोग ने इसमें कैसे घुमाया है, इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि कोलेस्ट्रम। तो माँ के दूध में जो पीले रंग का तरल पदार्थ होता है ना, वो कोलेस्ट्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है बचपन में अंधापन किसके कारण होता है। की पॉइंट दिया हुआ है क्या, अंधापन। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन बी की कमी, सेकंड ऑप्शन है विटामिन ए की कमी, थर्ड ऑप्शन है विटामिन सी की कमी, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो जो अंधापन किसकी बीमारी है, अंधापन है आंखों की बीमारी। ठीक है, आंख में तो अंधापन आएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और आंखों से संबंधित जितने भी रोग होते हैं ना, वो विटामिन ए की कमी से होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब विटामिन बी की कमी से क्या होता है, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। ठीक है, और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। क्लियर है आपको ये। और विटामिन ए की कमी से आंखों के रोग होते हैं, अंधापन हो गया, रतौंधी है, कैरेटोमलेशिया है, ये सारे रोग आंखों संबंधित है। तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से इसमें दृश्य श्रव्य यानी कि वीडियो ऑडियो सामग्री का उदाहरण नहीं है, इसमें नहीं दिया है। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है टेलीविजन, सेकंड ऑप्शन है कंप्यूटर, थर्ड ऑप्शन है किताब यानी कि बुक, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो वीडियो ऑडियो सामग्री होती है ना, वो टेलीविज़न भी होती है हमारी, क्या टेलीविज़न में भी हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। कंप्यूटर भी हमारा ऑडियो विजुअल एड होता है, इसमें हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। लेकिन जो बुक होती है ना, यानी कि किताब, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगी। तो बुक को क्या करते हैं हम, केवल हम देख के पढ़ सकते हैं, उसको हम सुन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई, ये हमारी विजुअल सामग्री है। बस कौन सी, विजुअल सामग्री है, बल्कि ऑडियो नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कार्य सरलीकरण में गृहिणी बचत कर सकती है। आपको ये बताना है कि वर्क सिंप्लीफिकेशन करके जो गृहिणी होती है वो किस चीज की बचत कर सकती है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है समय, सेकंड ऑप्शन है पैसा, थर्ड ऑप्शन है ऊर्जा, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो वर्क सिंप्लीफिकेशन होता है ना, वर्क सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है यानी कि कार्य सरलीकरण का, कि अपने कार्य को कम टाइम, कम ऊर्जा और कम समय में पूरा करना। ठीक है, तो किसकी बचत होती है, समय की भी बचत होती है, पैसे की भी बचत होती है और ऊर्जा की भी बचत होती है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाइबर को जादुई फाइबर कहा जाता है। किस फाइबर को जादुई यानी कि मैजिकल फाइबर कहा जाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ऊन, सेकंड ऑप्शन है रेशम, थर्ड ऑप्शन है नायलॉन, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो जो ऊन दिया है ना, ऊन क्या होता है, ऊन में हम स्काउरिंग का प्रोसेस करते हैं। किसका प्रोसेस करते हैं, स्काउरिंग का प्रोसेस किया जाता है। और जो रेशम है, रेशम को कहा जाता है रेशों की रानी, यानी कि क्यून ऑफ फाइबर। क्या कहा जाता है, क्यून ऑफ फाइबर कहा जाता है। और जो नायलॉन होता है, तो नायलॉन को कहा जाता है जादुई रेशा, यानी कि मैजिकल फाइबर नायलॉन को माना जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्यून ऑफ फाइबर तो रेशम हो गया, और क्यून ऑफ जो सॉरी किंग ऑफ फाइबर जो होता है ना, वो कॉटन होता है। क्या होता है, कपास। रेशों का राजा होता है कपास और रेशों की रानी होती है रेशम। ठीक है, और मैजिकल फाइबर होता है हमारा नायलॉन। क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है मानव जीवन की किस अवस्था में हार्मोनल गतिविधियां बढ़ जाती हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है बचपन, सेकंड ऑप्शन है किशोरावस्था, थर्ड ऑप्शन है वयस्क अवस्था, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो किस अवस्था में हार्मोनल गतिविधियां बढ़ जाती है, हार्मोनल गतिविधियां बढ़ती है किशोरावस्था में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था में क्या होता है, हार्मोनल जो गतिविधियां होती है वो बढ़ जाती है। पर आयोग ने इसका आंसर ऑप्शन सी माना है, यानी कि वयस्क अवस्था। ये किसने माना है, आयोग की आंसर की में आपके ऑप्शन सी है, पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। तो मैंने आपको दोनों आंसर बता दिए, राइट आंसर भी और आयोग ने जो माना है वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 8 सितंबर, सेकंड ऑप्शन है 8 अगस्त, थर्ड ऑप्शन है 8 अक्टूबर, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 8 सितंबर। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 8 सितंबर 2024 की इसकी थीम थी, इसकी थीम भी बता देती हूँ मैं। इसकी थीम थी बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना। क्या था, बहुभाषी शिक्षा यानी कि एजुकेशन, शिक्षा को बढ़ावा देना। आपको थीम भी याद रखनी है कि कई बार एग्जाम में आपसे थीम भी पूछ लेता है। आपसी
समझ और शांति के लिए साक्षरता। शांति के लिए साक्षरता। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है और 2024 की इसकी थीम थी बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना और आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। ठीक है, क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कपड़ा निर्माण की मूल इकाई क्या है? आपको ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है सूत, सेकंड ऑप्शन है कपड़ा, थर्ड ऑप्शन है फाइबर, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो जो कपड़ा निर्माण होता है ना, उसकी मूल इकाई होती है हमारा फाइबर। क्या होता है? फाइबर। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ आपसे कि ग्लूटेन, क्या ग्लूटेन किस पौधे के स्रोत से प्राप्त होता है? आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है चावल, सेकंड ऑप्शन है गेहूं, थर्ड ऑप्शन है सोया, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो जो ग्लूटेन होता है ना, ग्लूटेन गेहूं से प्राप्त होता है। गेहूं में ग्लूटेन नामक प्रोटीन होता है। ठीक है, गेहूं में जो प्रोटीन होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? ग्लूटेन कहते हैं। ठीक है, और ग्लूटेन से संबंधित मतलब ग्लूटेन से एनर्जी हो जाती है किस रोग में? सीलिएक डिसीज में। किसमें? सीलिएक रोग हो जाता है। सीलिएक जो रोग होता है ना, तो उसमें हम कौन सी डाइट देते हैं? ग्लूटेन फ्री डाइट देते हैं। क्या देते हैं हम? सीलिएक रोग में हम ग्लूटेन फ्री डाइट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ आप लोगों से किस दिशा में सैल्वेज है? सैल्वेज हम बोलते हैं किसको? किनारी को। सैल्वेज बोलते हैं जो कपड़े की किनारी होती है ना, उसको। तो किस दिशा में होती है आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ताना दिशा, सेकंड ऑप्शन है बाना दिशा, थर्ड ऑप्शन है दोनों, फोर्थ है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो आपको ये बताना है जो कपड़े की दिशा की किनारी होती है ना, वो किस साइड होती है? वो होती है हमारी ताना दिशा में। किस दिशा में? ताना दिशा में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ताना होता है हमारा ऐसे, बाना होता है हमारा ऐसे। ताना लंबाई में होता है, ये क्या है हमारा? ताना। ताना होता है लंबाई में और बाना होता है चौड़ाई में। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि ताना क्या होता है, बाना क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन नहीं है? यहाँ भी नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है दक्षता, सेकंड ऑप्शन है पैसा, थर्ड ऑप्शन है रुचि यानी कि इंटरेस्ट, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्स वो होते हैं जो एक व्यक्ति के अंदर विद्यमान होते हैं। जैसे दक्षता हो गया, इंटरेस्ट हो गया, स्किल हो गई उसकी, उसका नॉलेज हो गया यानी कि ज्ञान हो गया। ज्ञान, रुचि, क्षमता, दक्षता, ये सब क्या है? ये सब ह्यूमन रिसोर्स है यानी कि मानव संसाधन कहलाते हैं। और जो गैर मानव संसाधन होते हैं, जो व्यक्ति के अंदर विद्यमान नहीं होते हैं, वह हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। वो कौन से संसाधन होते हैं? गैर मानव संसाधन होते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो दक्षता है ये तो हमारा मानव संसाधन होता है, जो रुचि है वो भी हमारा मानव संसाधन होता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पैसा यानी कि धन यानी कि मनी। तो ये क्या होता है? ये हमारा मानव संसाधन नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है? गैर मानव संसाधन होता है। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है सोशियोमेट्री बच्चे का मापन करने का एक उपकरण क्या है? आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है व्यवहार की समस्याएं, सेकंड ऑप्शन है साथियों के साथ संबंध, थर्ड ऑप्शन है माता पिता के साथ संबंध, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो हम सोशियोमेट्री में बच्चों का मापन करते हैं ना, तो व्यवहार की समस्या के लिए भी करते हैं और साथियों के साथ संबंध के लिए भी करते हैं और माता पिता के साथ के संबंध के लिए भी करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि उपयुक्त में से एक से
अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है धूप में सुखाना खाद्य संरक्षण की सबसे पुरानी विधि है। इस खाद्य संरक्षण का कौन सा सिद्धांत शामिल है? ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है पीएच में कमी, सेकंड ऑप्शन है पानी निकालना, थर्ड ऑप्शन है तापमान का कम होना, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसे कि की पॉइंट दिया हुआ इसमें धूप में सुखाना। जब हम किसी भी अपने खाद्य सामग्री को धूप में सुखाएंगे तो क्या होगा? हम उसका पानी निकाल रहे हैं, ठीक है। क्या करते हैं? हम उसके पानी को सुखाते हैं, यानी कि निर्जलीकरण की प्रक्रिया करते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ आप लोगों से कि शैशवावस्था में पार्ट्यूनेट अवस्था होती है। आपको ये बताना है कि शैशवावस्था में पार्ट्यूनेट अवस्था कौन सी होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जन्म से 10 मिनट तक, सेकंड ऑप्शन है जन्म से 20 मिनट तक, थर्ड ऑप्शन है जन्म से 30 मिनट तक, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था होती है ना, ये होती है हमारी पार्ट्यूनेट अवस्था। कौन सी अवस्था? जन्म से 30 मिनट की अवस्था पार्ट्यूनेट की अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से लोगों और मशीनों के बीच परस्पर क्रियाकलाप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है, आपको ये बताना है कि जो लोग और मशीन के बीच का अध्ययन होता है ना, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अर्गोनॉमिक्स, सेकंड ऑप्शन है इंजीनियरिंग, थर्ड ऑप्शन है कार्य सरलीकरण, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो जो मैन और मशीन के बीच परस्पर क्रिया का अध्ययन होता है ना, वो अर्गोनॉमिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्गोनॉमिक्स। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बीपीएससी के पेपर में एक बार और आया है, शायद ये अगस्त 2023 के पेपर में आया है और 2024 के एग्जाम में फिर रिपीट हो गए। तो आपको इससे पता चल रहा है कि जो बीपीएससी में पेपर होते हैं ना, उसमें क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। क्वेश्चन में पूछा है एक प्रधान रेशा है। क्या? एक प्रधान रेशा। प्रधान रेशा से मतलब है स्टेपल फाइबर। कौन सा फाइबर? स्टेपल फाइबर। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कपास, सेकंड ऑप्शन है फ्लैक्स, थर्ड ऑप्शन है जूट, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो लंबाई के आधार पर हमारे रेशे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्टेपल। कौन सा? एक होता है स्टेपल और दूसरा होता है हमारा फिलामेंट। कौन सा? फिलामेंट होता है दूसरा फाइबर हमारा। तो जो स्टेपल फाइबर होते हैं ना, वो हमारे नेचुरल फाइबर में होते हैं। केवल किसको? केवल रेशम को छोड़ के। और ये रेशे हमारे छोटे रेशे होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे रेशे होते हैं। और जो फिलामेंट फाइबर होते हैं, एक तो नेचुरल में हमारा रेशम हो जाएगा, यानी कि और जितने भी सिंथेटिक रेशे होते हैं ना, ये फिलामेंट फाइबर की कैटेगरी में आते हैं। और फिलामेंट रेशे कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। तो स्टेपल फाइबर कौन सा हो जाएगा? कपास भी हो जाएगा, फ्लेक्स भी हो जाएगा और जूट भी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ आप लोगों से एक वयस्क भारी पुरुष श्रमिक को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? आपको ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है 3800, सेकंड ऑप्शन है 2875, थर्ड ऑप्शन है 2000 यानी कि 2000, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो अकॉर्डिंग टू द आंसर की आपके आंसर माना गया था इसमें 3800 यानी कि 3800 कैलोरी की जरूरत पड़ती है। ये आपके आयोग के हिसाब से आंसर की में है, ठीक है। क्या माना गया है? इसमें माना गया है ऑप्शन ए को राइट आंसर माना गया है, यानी कि 3800 अकॉर्डिंग टू आंसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी कि पॉस्को अधिनियम कब बनाया गया था? ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1986, सेकंड ऑप्शन है 2012, थर्ड ऑप्शन है 2013, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो जो पॉक्सो अधिनियम आया था ना, यानी कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण, यह अधिनियम आया था सन 2012 में। किसमें? 2012 में आया था। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है वह है जहां सदस्यों को कई पीढ़ियां एक साथ रहती हैं। आपको ये बताना है कि वह कौन सा परिवार होता है जहां सदस्यों की एक साथ कई पीढ़ियां रहती हैं। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है एकल परिवार यानी कि न्यूक्लियर फैमिली। सेकेंड ऑप्शन है संयुक्त परिवार यानी कि हमारी कौन सी फैमिली हो जाएगी? ज्वाइंट फैमिली। थर्ड है हमारा समाज यानी कि सोसाइटी। फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? की पॉइंट दिया हुआ है जहां सदस्य कई पीढ़ियां एक साथ रहती हैं। तो कई पीढ़ियां हमारी एक साथ रहती हैं किसमें? संयुक्त परिवार में यानी कि ज्वाइंट फैमिली में। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है? न्यूक्लियर फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 मेंबर रहते हैं। क्या? हस्बैंड वाइफ रहते हैं यानी कि एक नवविवाहित जोड़ा रहता है और उनके मतलब अनमैरिड बच्चे रहते हैं उनके साथ में बस। तो ये क्या होता है? ये एकल परिवार कहलाता है। ये अक्सर पाया जाता है एकल परिवार शहरी क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है, और जो संयुक्त परिवार होता है यह ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। और जो सोसाइटी दिया हुआ है तो कई परिवार मिलकर सोसाइटी का निर्माण करते हैं यानी कि समाज का निर्माण करते हैं। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कसूती कहाँ की प्रसिद्ध कढ़ाई है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बंगाल, सेकेंड ऑप्शन है पंजाब, थर्ड ऑप्शन है कश्मीर, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कसूती कहाँ की फेमस कढ़ाई है? कसूती है कर्नाटक की फेमस एम्ब्रॉयडरी। कहाँ की है कसूती? कर्नाटक की होती है प्रसिद्ध कढ़ाई। इसी तरह हम देख लेते हैं बंगाल की प्रसिद्ध कढ़ाई कौन सी है। बंगाल की प्रसिद्ध कढ़ाई है हमारी कांथा। पंजाब की प्रसिद्ध कढ़ाई है हमारी फुलकारी, ठीक है। और कश्मीर की प्रसिद्ध कढ़ाई है हमारी कसीदा, कहते हैं ना कश्मीर का कसीदा, ठीक है। तो क्लियर है आपको ये सारे पॉइंट इसके। कसूती कहाँ की फेमस है? कर्नाटक की। और बंगाल की फेमस कढ़ाई कौन सी है? कांथा। पंजाब की फेमस कढ़ाई है फुलकारी और कश्मीर की फेमस कढ़ाई है कसीदा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम यानी कि PFA, क्या PFA अधिनियमित किया गया था। आपको ये बताना है कब पारित किया गया था PFA अधिनियम। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है 1995, सेकेंड ऑप्शन है 1954, थर्ड ऑप्शन है 1996, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1954, यानी कि जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम बनाया गया था ना वो 1954 को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है वे पदार्थ जिनका उपयोग खाद्य उत्पादों को मानव उपभोग के लिए असुरक्षित माना जाता है। इस पर आप ध्यान दीजिए, क्या दिया है? असुरक्षित बनाने के लिए किया जाता है, वह क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पोषक तत्व, सेकेंड ऑप्शन है मिलावटखोर, थर्ड ऑप्शन है मानक, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो असुरक्षित, तो पोषक तत्व मिलाने से हमारा भोजन असुरक्षित तो होगा नहीं, और ना ही हमारा मानक यानी कि स्टैंडर्ड के मिलाने से होगा। तो हमारा खाद्य उत्पाद यानी कि मानव उपभोग के लिए असुरक्षित बनाने के लिए क्या होगा? ऑप्शन बी यानी कि मिलावटखोर राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? मिलावटखोर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से लोगों के संग्रह का एक अमूर्त विचार है और यह किसी एक साझा विशेषता तक सीमित नहीं है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है संचार, सेकंड ऑप्शन है प्रसार कार्यकर्ता, थर्ड ऑप्शन है समुदाय, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं।
तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि समुदाय। इसको क्या बोलते हैं हम? कम्युनिटी। क्या बोलते हैं हम इसको? कम्युनिटी। तो लोगों के संग्रह का एक अमूर्त विचार है यानी कि समुदाय। समुदाय क्या है? समुदाय लोगों के संग्रह का एक अमूर्त विचार है और यह किसी एक साझा विशेषता तक सीमित नहीं है। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोग क्लास को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है मरासमस किसके कारण होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन, सेकंड ऑप्शन है ऊर्जा, थर्ड ऑप्शन है कैल्शियम, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो मेरास्मस नामक रोग होता है ना, वो किसकी कमी से होता है? वो होता है ऊर्जा की कमी से। किसकी कमी से? ऊर्जा की कमी से होता है। पर आयोग ने इसका आंसर माना है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ये किसके द्वारा आपका है? ये आपकी आयोग की आंसर की के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर है। तो आयोग ने आपका सही आंसर ऑप्शन डी को माना है, पर इसका राइट आंसर होना चाहिए ऊर्जा। और ये हम देख लेते हैं, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से रोग होता है क्वाशियोरकर। कौन सा? क्वाशियोरकर नामक रोग होता है प्रोटीन की कमी से। और ऊर्जा की कमी से होता है मरासमस नामक रोग। और जितने भी हड्डी संबंधी बीमारी होती है ना, वो होती है कैल्शियम की कमी से। और क्वाशियोरकर रोग में जलीय सूजन आ जाती है। क्या आ जाता है? जलीय सूजन हो जाती है। इसको हम एडिमा के नाम से जानते हैं। और जो मैरास्मस रोग होता है ना, मैरास्मस रोग में जो बच्चा होता है ना, बच्चों को अधिक होता है। इसमें बच्चा एकदम कंकाल तंत्र की टाइप हो जाता है। उसको क्या बोला जाता है? इसको सूखा रोग भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है इस विधि में लूपों की एक सतत श्रृंखला, इस पर ध्यान दीजिएगा, क्या दिया है? लूप्स के बारे में। तो इस विधि में लूपों की एक सतत श्रृंखला बनाने के लिए सूत का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बुनाई, सेकंड ऑप्शन है फेल्टिंग, थर्ड ऑप्शन है निटिंग, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि निटिंग। तो लूपों की एक सतत श्रृंखला कौन सी होती है? निटिंग होती है। क्या कहलाती है? निटिंग कहलाती है। और जो बुनाई दे रखी है ना, बुनाई में हम क्या करते हैं? बुनाई में होता है हमारा ताना और बाना। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम इंटरलेसमेंट करते हैं। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, जो बुनाई होती है, बुनाई में इंटरलेसमेंट करते हैं और निटिंग में इंटरलूपिंग की जाती है। क्या की जाती है? निटिंग में इंटरलूपिंग, बुनाई में इंटरलेसमेंट। और बुनाई में होता है ताना और बाना यानी कि वार्प एंड वेफ्ट। और निटिंग में क्या होता है? निटिंग में होता है हमारा वेल्स एंड कोड्स। क्या होता है? वेल्स एंड कोड्स। और जो फेल्टिंग होती है हमारी बिना बुने, बिना बिना हुआ रेशा। इसमें हम क्या करते हैं? रेशे से हम डायरेक्ट कपड़ा बनाते हैं। किसके? ताप और दाब के माध्यम से। फेल्टिंग को हम नमदा विधि भी कहते हैं। कौन सी विधि? नमदा विधि के नाम से हम फेल्टिंग को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है जो दूर दराज के क्षेत्रों में प्री स्कूल शिक्षा प्रदान करने वाला आईसीडीएस का प्रमुख क्षेत्र है, वो क्या है? आप लोगों ने एक चीज नोटिस की, जो आईसीडीएस वाला क्वेश्चन है आपके हर एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, किसमें? हर क्वेश्चन पेपर में आपके आया हुआ है, बिहार वाले में। इसमें ऑप्शन दिए हुए है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा आंगनबाड़ी, सेकंड ऑप्शन है क्रेच, थर्ड ऑप्शन है डे केयर सेंटर, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो जो राइट आंसर हो जाएगा ना हमारा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि आंगनबाड़ी। तो जो दूर दराज के क्षेत्रों में प्री स्कूल शिक्षा प्रदान करने वाला आईसीडीएस का प्रमुख क्षेत्र है ना, तो आईसीडीएस का प्रमुख क्षेत्र है आंगनबाड़ी। और आईसीडीएस की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1975। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 को आईसीडीएस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है निर्णय यानी कि डिसीजन लेने का कार्य व्यक्ति द्वारा व्यक्ति किया जाता है तथा उसका प्रभाव केवल उसी व्यक्ति पर पड़ता है, वह क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है नैतिक निर्णय, सेकंड ऑप्शन है संगठनात्मक निर्णय, थर्ड ऑप्शन है हमारा व्यक्तिगत निर्णय,
फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो निर्णय केवल एक व्यक्ति ही लेता है और जो निर्णय का प्रभाव होता है ना वो भी केवल उस व्यक्ति पर ही पड़ता है, ना कि अन्य लोगों पर पड़ता है। तो ये हमारा कहलाता है व्यक्तिगत निर्णय। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कपड़े बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे आम टेक्निक कौन सी है। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है नमदा यानी कि फेल्टिंग, सेकंड ऑप्शन है हमारा बुनाई यानी कि वीविंग, थर्ड ऑप्शन है निटिंग, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो कपड़े बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे आम तकनीक होती है हमारी बुनाई। कौन सी? बुनाई। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बुनाई में हम क्या करते हैं, बुनाई में हम करते हैं इंटरलेसमेंट और निटिंग में हम क्या करते हैं इंटरलूपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ आप लोगों से गृह प्रबंधन में गतिविधियों का सही क्रम बताइए। तो आपको इसमें सही क्रम बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा योजना, संगठन, कार्यान्वयन एंड प्रतिक्रिया। सेकंड ऑप्शन है हमारा योजना, कार्यान्वयन, संगठन, प्रतिक्रिया। थर्ड ऑप्शन है योजना, प्रतिक्रिया, संगठन, कार्यान्वयन। फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा? लास्ट ऑप्शन है हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गृह प्रबंधन की गतिविधियों का जो सही क्रम होता है ना वो हो जाएगा हमारा योजना, संगठन, कार्यान्वयन, प्रतिक्रिया। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? ऑप्शन ए यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड फीडबैक। योजना, संगठन, कार्यान्वयन, प्रतिक्रिया। ठीक है, क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है पढ़ने में विकलांगता क्या कहलाती है। किसमें? पढ़ने में विकलांगता क्या कहलाती है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है हिमोफीलिया, सेकंड ऑप्शन है डिस्ग्राफिया, थर्ड ऑप्शन है डिसलेक्सिया, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। तो जो पढ़ने में विकलांगता होती है ना वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा डिसलेक्सिया। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और जो डिस्ग्राफिया होता है ना, डिस्ग्राफिया होता है लिखने में कठिनाई। ठीक है, लिखने में कठिनाई क्या होती है? डिस्ग्राफिया। और डिसलेक्सिया होती है पढ़ने में कठिनाई। और जो ऑप्शन ए दिया हुआ है ना हमारा हिमोफीलिया, यह एक प्रकार का आनुवंशिक विकार होता है जिसमें अगर एक व्यक्ति के शरीर से ब्लड निकलने लगे तो रुकता नहीं है। यह एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का अभाव होता है। क्या होता है? यह एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है इनमें से कौन सा जटिल सूत्र का आधार है। तो आपको ये बताना है जटिल सूत्र का आधार कौन सा है, जटिल सूत्र का भाग कौन सा है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आधार, सेकंड ऑप्शन है टाई, थर्ड ऑप्शन है प्रभाव, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से विभिन्न प्रकार के भोजन हमें स्वस्थ रखने के लिए क्या प्रदान करते हैं। आपको ये बताना है विभिन्न प्रकार के भोजन आपको स्वस्थ रखने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं या पोषक तत्व प्रदान करते हैं या कैलोरी प्रदान करते हैं या एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि पोषक तत्व। तो जो विभिन्न प्रकार के भोजन होते हैं ना वो स्वस्थ रखने के लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? पोषक तत्वों को प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कौन सा तटस्थ रंग है। क्या पूछा है? कौन सा? आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा तटस्थ रंग है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है काला, सेकंड ऑप्शन है सफेद, थर्ड ऑप्शन है प्लान। यहाँ पे प्लान नहीं था, यहाँ पे लाल दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? यहाँ पे इसके बदले लाल दिया हुआ था यानी कि रेड कलर। फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जो काला और सफेद होता है ना वो क्या होता है? हमारा तटस्थ रंग होते हैं। कौन से तटस्थ रंग? कौन से होते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट यानी कि काला और सफेद, पर लाल हमारा नहीं होता है।
तो काला और सफेद होता है, तो इस अकॉर्डिंग से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है भोजन पर व्यय क्या होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है घटता है, सेकंड ऑप्शन है बढ़ता है, थर्ड ऑप्शन है वही रहता है, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक, एंड लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा, कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि घटता है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है ना, वैसे वैसे भोजन पर होने वाला व्यय क्या हो जाता है, घटता है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कपास के रेशों में पाए जाने वाले प्राकृतिक कल के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है क्रिम्प, सेकंड ऑप्शन है ट्विस्ट, थर्ड ऑप्शन है कल, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक, एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि क्रिम्प। तो कपास के रेशों में जो प्राकृतिक कल के रूप में पाए जाते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, उनको हम क्रिम्प बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि दा, मा या पा जैसे एक व्यंजन स्वर संयोजन होते हैं, ये क्या कहलाते हैं आपको ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है रोना, सेकंड ऑप्शन है बलबलाना, थर्ड ऑप्शन है रंगना, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो जो बच्चे दा, मा, पा या बोलते हैं ना, ये क्या होता है, ये बलबलाना होता है यानी कि बबलिंग होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि स्वर जयंती कौन सी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यानी कि SGSY की शुरुआत कब हुई थी। आप लोगों से कभी ये भी पूछ लेता है कि SGSY की फुल फॉर्म बताओ, तो क्या हो जाएगा, स्वर जयंती स्वरोजगार योजना। तो ये योजना कब शुरू की गई थी आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है अप्रैल 1999, सेकंड ऑप्शन है जून 1998, थर्ड ऑप्शन है अप्रैल 1993, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो जो स्वर जयंती स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई थी वो की गई थी अप्रैल 99 को। कब की गई थी, अप्रैल 99 को की गई थी। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है यह किस प्रकार की थकान नहीं है, यानी कि यह किसी प्रकार की थकान नहीं है। नहीं दिया हुआ है तो आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे। फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक थकान, सेकंड ऑप्शन है शारीरिक थकान, थर्ड ऑप्शन है हमारा मनोवैज्ञानिक थकान, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो शारीरिक जो हमारी मांसपेशियों में थकान हो जाती है ना, वो क्या कहलाती है, शारीरिक थकान। जो हम मानसिक कार्य करते करते थक जाते हैं वो कहलाता है हमारा मनोवैज्ञानिक थकान। पर सामाजिक थकान नाम की कोई थकान नहीं होती है। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन का आंसर। तो आज की क्लास को हम एक समाप्त करते हैं। हमने आज 2024 कौन सा, जुलाई 2024 का अपना फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर दिया है। इसके पहले के जो 2 पेपर थे वो मैं आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ। जिसने नहीं देखा हो वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उन दोनों क्लासों को जरूर देख लीजिएगा। और जो 2024 का सेकंड पार्ट बचा हुआ है वो हम अपने आगे की नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो जो हमारे BPSC के तीनों पेपर है ना वो हमारे फिर कंप्लीट हो जाएंगे। और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसे लगी एंड क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।